इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हैं। आपको 40 क्वेश्चन होंगे। इसमें हम लोगों ने सेट 1 सेट 2 कर लिया है कंप्लीट, सेट 2 करने वाले हैं हम लोग, सेट थर्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से, जो कि है व्हेन वाज द नन ऑफ द एबव यानी नोटा बैलेट ऑप्शन फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। 2015, 2013, 2004 या 2010? पहले खुद से आंसर कीजिएगा, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। पहले पॉज करके आंसर कीजिए। उम्मीद करते हैं कर लिया होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग वोट देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं कि आप किसको वोट देना है, कौन से चिन्ह को वोट दे रहे हैं। ठीक है, तो उनमें लास्ट में एक ऑप्शन रहता है नोटा यानी नन ऑफ द एबव। तो नन ऑफ द एबव जो है यानी कि आप इनमें से किसी को वोट नहीं देना चाहते। ठीक है, तो ये कब इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में सबसे पहले? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2013 में। देख सकते हैं यहाँ पे वोट का वाला चिन्ह दिया गया कि बाकी सब चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, लेकिन आप इनमें से किसी को नहीं देना चाहते, तो लास्ट में एनोट ये लिखा हुआ है यानी नन ऑफ द एबव लिखा हुआ है, तो इसमें मार्क करते हैं लोग। ठीक है, तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2013 में। यानी आप इन सब में से किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते। आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इन द टर्म स्टेपल चेज इज एसोसिएटेड। तो बोला गया कि इनमें से कौन से गेम से रिलेटेड है स्टेपल चेज। ठीक है, रोविंग है, हॉर्स रेसिंग है, पोलो है, बॉक्सिंग है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्स रेसिंग। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हॉर्स रेसिंग। सिंपली अगर एथलीट का जो रन होता है, रन करने के लिए जाते हैं उसमें भी स्टेपल चेज होता है। उस स्टेपल चेज का मतलब क्या होता है सुनिएगा, कि जैसे ही रनर कोई दौड़ रहा है उसके बीच में कहीं पानी कर दिए, कहीं जंप करने का कर दिए। ठीक है, कोई ऐसा ऑब्स्टेकल लेकर के आगे जिससे उसको दिक्कत हो थोड़ा बहुत, है ना। जैसे कि क्या बोलते हैं, हॉर्स रेसिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पे बीच में पानी दे दिया और कुछ बैरियर दे दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको जंप करके जाना है, तो इसी को स्टेपल चेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आदमी लोग ये लोग दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो बीच में देखिए यहाँ पे पानी भी दिया हुआ है और कुछ ये बैरियर भी दिया हुआ है, उसको जंप करके भी जाना है। तो जनरली यूज़ किया जाता है कि आपको पानी वगैरह से या अलग अलग डिफरेंट टास्क से होकर के गुजरना है, उसको स्टेपल चेज बोलते हैं। ये हॉर्स रेसिंग में भी हो सकता है, ये सिंपली रनर में भी, एथलीट में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन था हॉर्स रेसिंग, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। विच सेल ऑर्गेनेल इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल? क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोलस? बोला गया कि सेल का कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि फोटोसिंथेसिस करने का साइट है और वहाँ पे क्लोरोफिल भी होता है। ठीक है, तो सेल का पार्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, वैक्यूल भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियोलस भी होता है। तो कहाँ पे फोटोसिंथेसिस का साइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोप्लास्ट की बात करें कि जो उसमें क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में, वो क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और वहीं से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? इनमें से कौन सा है जो कि इंसुलेटर है? मरकरी, कार्बन, जर्मेनियम या ग्लास? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लास। अब बोलोगे मरकरी फिर क्यों नहीं है? ठीक है, मरकरी कार्बन की बात करें, जर्मेनियम की बात करें, तो ये सारे को भी हम लोग समझ लेते हैं कि इंसुलेटर। तो चलिए ग्लास हो गया। इंसुलेटर का मतलब जिसके थ्रू क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी या हीट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है ये फ्लो नहीं करेगा, उनको इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, कंडक्टर में क्या होगा? जिससे आसानी से करंट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगा। तो मरकरी की बात करें, मरकरी तो एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है और मेटल भी है। जनरली मेटल सॉलिड होता है, बट मरकरी जो है वो लिक्विड मेटल है। कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो अदर फॉर्म है, जैसे ग्रेफाइट है, डायमंड है, तो ग्रेफाइट तो कंडक्टर होता है, लेकिन डायमंड जो होता है वो इंसुलेटर होता है। ठीक है, ग्रेफाइट किसकी बात करें? जैसे पेंसिल का जो वो निब होता है पेंसिल का, तो वो भाई साहब वो कंडक्टर होता है।
ठीक है। लेकिन डायमंड की बात करें तो इंसुलेटर होता है। तो कार्बन तो दोनों तरह से बिहेव कर रहा है, कंडक्टर के तौर पे भी, इंसुलेटर, इसलिए इसको मार्क नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। उसके बाद जर्मीनियम की बात करें तो ये सेमीकंडक्टर होता है, बाकी रह गया गिलास, गिलास क्या हो जाएगा आपका इंसुलेटर हो जाएगा, ठीक है। और कंडक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी हैज़ बीन एडप्टेड इन इंडिया, एडप्टेड बाय इंडिया, इंडिया में किस तरह का इकोनॉमी एडप्ट किया गया, सोशलिस्ट, गांधीयन इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया में जो है मिक्स्ड इकोनॉमी चलते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ये कंबाइन करता है कैपिटलिज्म को और सोशलिज्म को, और ये भी बोल सकते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के काम करते हैं ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए हम लोग का, ठीक है। तो इंडिया में किस तरह का इकोनॉमी चलता है, मिक्स्ड इकोनॉमी चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ड्रीम ऑफ स्टोन, इनमें से किसको ड्रीम ऑफ स्टोन बोला जाता है, चार मीनार, अजंता केव, सांची स्तूपा या पंचमहल। इसका आंसर हो जाएगा पंचमहल। पंचमहल को ही ड्रीम ऑफ स्टोन बोला जाता है। ये 5 मंजिला ये है इमारत है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, फतेहपुर सिकरी में, और किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये हो जाएगा अकबर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अगला, नेम द प्रोसेस बाय विच बबल्स फ्रॉम लिक्विड आर फॉर्म, तो बोला गया कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें बबल्स का फॉर्मेशन होता है लिक्विड में। एफरवेसेंस है, सरफेस टेंशन है, सरफेस एनर्जी है, और डिगेसिफिकेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा एफरवेसेंस, ठीक है। एफरवेसेंस मतलब ये बबल जो होता है, हम लोग जब पानी देखते हैं कि झाग बन रहा है, झाग से वहीं पे क्या बन गया, बबल बन गया, ठीक है। तो ऐसा क्या क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो लिक्विड है उसके अंदर क्या होता है, एयर फंस जाता है, ठीक है। जो लिक्विड है जब एयर उसके अंदर इंटर कर जाता है तो वो बबल्स फॉर्म में आ जाता है, इसी को बोलते हैं इफरवेसेंस, ठीक है। तो गलती से भी सरफेस टेंशन मत मारिएगा, बहुत लोग गलती करते हैं यहाँ पे, सरफेस टेंशन नहीं है इसका ये हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। विच अशोकन एडिक्ट रॉक एडिक्ट मेंशन अशोकाज ट्रिम्प इन कलिंगा, तो बोला गया कि कौन सा ऐसा अशोकन रॉक एडिक्ट है जिससे हम लोग को अशोका के कलिंगा वॉर के विक्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है, उनकी जीत के बारे में, उनका इसके बारे में पता चलता है, ठीक है। फर्स्ट एडिक्ट होगा, रॉक एडिक्ट होगा, 10th होगा या 14th होगा या 13th होगा, कर लिया होगा आपने आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 13th। तो 13th जो अशोका माने अशोकन रॉक एडिक्ट है, ठीक है, उससे पता चलता है कि अशोका ने किस तरह से कलिंगा को फतह किया था, ठीक है, किस तरह से जीता था। और उसमें 13th में और ये चीज़ भी मेंशन है कि उन्होंने बुद्धिज़्म पे कैसे उनका कन्वर्शन बुद्धिज़्म की तरफ कैसे हुआ, ठीक है। ये सारा चीज़ कौन से 13th रॉक एडिक्ट में मिल जाता है। हाईएस्ट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड वेस्ट या एयरक्राफ्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स की वजह से बहुत ज़्यादा खतरनाक, ऑटोमोबाइल्स मतलब व्हीकल्स की वजह से, है ना, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन ऑटोमोबाइल्स की वजह से होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या निकलते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है, ये ब्लड के साथ मिल जाए तो आदमी मर सकता है, घुट सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसके बाद कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वोलेटाइल नेचर का होता है, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है, ठीक है, हानिकारक होता है। तो याद रखना है क्या क्या निकलता है ऑटोमोबाइल से, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, और ये भी सुनेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है तो वो एसिड रेन होने में हेल्प करता है फिर, ठीक है। तो ये लंबा प्रोसेस है, बट आपको याद रखना है कि हाईएस्ट जो पोल्यूशन होता है वो ऑटोमोबाइल्स की वजह से, यानी कि गाड़ियों की वजह से वो सबसे ज़्यादा होता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर इज़ ए पोएम बाई, ठीक है, ये एक्चुअली पोएम का एक लाइन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, है ना। ये पोएम का लाइन किसके द्वारा लिखा गया था, विलियम शेक्सपियर, जेके रोलिंग, जॉन केट्स और जॉर्ज इलियट। तो ये सारे ही फेमस राइटर हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन केट्स। आपको बताना है एक विलियम शेक्सपियर का एक बुक का नाम और एक जेके रोलिंग का
एक बुक का नाम बताना है, ठीक है, काफ़ी फेमस है दोनों का, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये जो लाइन लिया गया था, द थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, ये लिया गया है उनके एक पोएम से जिनका नाम है एडिमियन, ठीक है, एक पोएटिक रोमांस ये है, ठीक है, वहाँ से लिया गया है। किनके द्वारा लिखा गया था? जॉन कीट। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट हैज़ द हाईएस्ट गोल्ड डिपॉजिट, इनमें से कौन सा है डेजर्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड डिपॉजिट है, ठीक है, कजाइलकुम डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, या मोन्जेब डेजर्ट, या तनामी डेजर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा कजाइलकुम डेजर्ट, ठीक है, जो कि कहाँ है? उज्बेकिस्तान में, ठीक है, उज्बेकिस्तान में है कजाइलकुम डेजर्ट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड का डिपॉजिट है। द हिमालयन इज ऑल्सो नोन एज बाय द नेम एंशियंट माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, वैली माउंटेन, या इंडस माउंटेन। हिमालयाज को और क्या नाम से जाना जाता है? तो हिमालय जो है ये एक तरह का यंग माउंटेन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है यंग माउंटेन। और यंग में किस तरह का माउंटेन है? तो एंशियंट तो गया, और एंशियंट ऑप्शन को बाद दे दिया क्योंकि एंशियंट पुराना हो जाता है और यंग हो जाता है नया या जवान, ठीक है। तो वैली माउंटेन भी नहीं है, इंडस माउंटेन भी नहीं, ये फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। ये जो फॉर्मेशन, जिस टाइप से फॉर्मेशन हुआ उस बेसिस पे नाम देते हैं उसको फोल्ड माउंटेन, ठीक है। तो हिमालय को फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। और भी क्या क्या नाम से जानते हैं? जैसे हिमाद्री, ठीक है, उसके बाद हिमावन, ठीक है, ये सारे नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोल्ड माउंटेन, यानी यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं उसको, ठीक है। हिमाद्री भी बोलते हैं और हिमावन भी बोलते हैं। तो इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा, फोल्ड माउंटेन, 12 का 2। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट ए प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डिपेंड्स अपॉन। तो बोला गया कि जितना भी सूरज से जो अमाउंट ऑफ हीट बोलिए, या अमाउंट ऑफ हीट जो रिसीव होता है सरफेस के द्वारा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इट्स क्लाइमेट, द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस, द लेटीट्यूड, इट्स लेटीट्यूड, द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। तो एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, ठीक है, हाइट पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड करता है, या लेटीट्यूड पे डिपेंड करता है। मतलब कितना अमाउंट ऑफ हीट किसी अर्थ के किसी प्लेस पे कितना पड़ेगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आप बताइए? इसका आंसर हो जाएगा इट्स लेटीट्यूड। तो लेटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि अर्थ पे कितना हीट जो है, सन से जो हीट है वो कितना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा, अगर सनरेज आता है तो अगर करीब में पड़ता है, उसके करीब में है, देखिए शॉर्ट डिस्टेंस है तो स्मॉल एरिया को कवर करता है, लेकिन अगर लार्ज डिस्टेंस पे है तो बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ों पे डिस्टेंस डिपेंड करता है कि शॉर्टर डिस्टेंस पे है कि लॉन्गर डिस्टेंस पे है, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनरेज जो है कितना एंगल बना रहा है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद और एंगल ऑफ इंसिडेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? यहाँ पे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग किसके हिसाब से मार्क करेंगे? देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो डिटरमाइन होता है वो लेटीट्यूड पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे लेटीट्यूड ऐसा है ना, तो यहाँ पे लेटीट्यूड, ये देखिए ये वाला जो लाइन होता है ये लेटीट्यूड होता है, ठीक है। तो कौन से लेटीट्यूड पे कितना इंसुलेशन पड़ेगा सन का, ठीक है, इंसुलेशन गिरेगा, वो डिपेंड करता है उसका लेटीट्यूड पे, लॉन्गिट्यूड पे नहीं, लेटीट्यूड पे, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और एल्टीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता कि कौन कितना हाइट पे, वो उसका मैटर नहीं करता है, मैटर करता है वो उसका लेटीट्यूड क्या है, वैसे ही सूरज का रोशनी उस पर गिरेगा, ठीक है, वैसे ही उसका इंसुलेशन होगा। एलुवियल सॉइल आर रिच सॉइल फॉर क्रॉप कल्टिवेशन बट आर इन पुअर इन, ठीक है, कहना चाहे। अच्छा, पहले ऑप्शन देखते लेते हैं। ह्यूमस है, नाइट्रोजन, ह्यूमस है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है। तो बोला गया कि एलुवियल सॉइल जो है वो क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप उगाने के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन पुअर होता है किस चीज़ में? ह्यूमस है, नाइट्रोजन ह्यूमस है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, या इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, ठीक है। नाइट्रोजन और ह्यूमस क्यों कम होता है? सुनिएगा इसका कारण। क्योंकि वो एलुवियल सॉइल जो होता है वो नदी के बहाव से कट पीट करके आकर के हम लोग का ज़मीन बनता है। एलुवियल सॉइल जो ज़मीन बनता है वो एलुवियल सॉइल ज़मीन माने क्या होता है, रिवर के बहाव से ही बनता है। तो रिवर के बहाव से बनने की वजह से वो नया नया ज़मीन होता है। तो नया नया जो ज़मीन होगा उसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन का कमी होता है,
ठीक है, क्योंकि वो कट पीट करके आया है बाहर से, कहीं और से कट उठ के हिली एरियाज से कट उठ करके हमारे इसमें आ रहा है। ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस का कमी होता है, क्योंकि वो नया नया जो सॉइल है वो नया नया सॉइल बना हुआ है। ठीक है, वो या ज़मीन बना है, जिसकी वजह से ये चीज़ का कमी। तो ह्यूमस जो है, ह्यूमस होने के लिए ना पुराना ज़मीन होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा होता है। दे आर ऑल्सो डिफिशिएंट इन फॉस्फोरस में कमी होता है, बट पोटास में पोटास ज़्यादा होता है। तो एलुवियल सॉइल को अगर अच्छे से क्रॉप कल्टीवेशन करना है, क्योंकि नाइट्रोजन और ह्यूमस तो है नहीं, तो हम लोग को उसमें यूरिया डालना पड़ता है। ठीक है, बाय विच अमेंडमेंट वेयर फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोला गया कि कौन से अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए थे हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा 42। ठीक है, इसमें भी मैंने मार्क नहीं किया, इसका आंसर हो जाएगा 42। सेकंड अमेंडमेंट जो है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया गया था। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब लाया गया था? 1976। कौन सा अमेंडमेंट, सॉरी कौन सा अमेंडमेंट? तो 42nd अमेंडमेंट। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 51A। कौन से पार्ट में है? 4A। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और एक क्वेश्चन है, किसके रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था? तो ये हो जाएगा सोरेन सिंह कमेटी। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कौन सा अमेंडमेंट के तहत लाया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। 42nd। कब लाया गया था? 1976। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल हो जाएगा 51A। कौन से पार्ट में रखा गया है? तो ये हो जाएगा 4A। ठीक है, कौन से किसके रिकमेंडेशन पे बनाया था? ठीक है, तो ये हो जाएगा सोरेन सिंह कमेटी। इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। अगला क्वेश्चन, विच क्रॉप्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम द टेम्परेट साइक्लोन अराइजिंग फ्रॉम द मेडिटेरियन सी दैट कॉजेज रेनफॉल इन पंजाब। तो बोला गया कि यहाँ पे किस तरह का क्रॉप को जो है बेनिफिट होता है जब टेम्परेट साइक्लोन एराइज करता है मेडिटेरियन सी से, और उसकी वजह से रेनफॉल होता है पंजाब में। तो किस तरह का क्रॉप को फ़ायदा मिलता है? रबी क्रॉप, जैद क्रॉप, कैश क्रॉप या खरीफ क्रॉप? ठीक है, तो टेम्परेट साइक्लोन को और भी नाम से जानते हैं हम लोग, टेम्परेट साइक्लोन बोलिए। ठीक है, जो कि मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होता है। तो ये जो होता है, ये सारा टेम्परेट साइक्लोन जो होता है वो एराइज होता है ठंडे के दिनों में। ठीक है, ठंडे के दिनों में कौन सा क्रॉप होता है? तो रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप को के लिए वो फ़ायदेमंद होता है। कैसे? सुनिएगा। देखिए, इसको टेम्परेट साइक्लोन को, टेम्परेट साइक्लोन तो हुआ ही, उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि मेडिटेरियन सी से उठता है और पंजाब की तरफ बारिश करवाता है। ठीक है, उसको और एक नाम भी देते हैं महावत। ठीक है, माने ठंडे के दिनों में बारिश होती है हल्की हल्की, तो जिससे जो रबी क्रॉप है उसको फ़ायदा मिलता है। ठीक है, विच apparatus इज़ यूज टू मेज़र द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इनमें से कौन सा है जिससे हम लोग लाइट का इंटेंसिटी पता करेंगे? ठीक है, लाइट कितना गहरा है, कम गहरा है, मतलब लाइट कितना डीप है, उस पर बात करते हैं हम लोग। ठीक है, कि रोशनी कितनी आ रही है, कम रोशनी है, ज़्यादा रोशनी है, तो वो उसको मेज़र कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए एक डिवाइस होता है, क्या होगा? लक्स मीटर होगा, कैलोरीमीटर होगा, एनीमोमीटर होगा या एल्टीमीटर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्स मीटर। लक्स मीटर से हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेज़र करते हैं। ठीक है, कैलोरीमीटर की बात करें या पहले एल्टीमीटर की बात करते हैं। तो एल्टीमीटर जो होता है ये हाइट को नापना है, एल्टीट्यूड से आया एल्टीमीटर, हाइट को नापेगा। ठीक है, उसके बाद कैलोरीमीटर की बात करें तो कैलोरीमीटर जो होता है ये अमाउंट ऑफ हीट को नापता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट कैलोरीमीटर, क्योंकि हीट का जो यूनिट होता है वो कैलोरी होता है, तो वहीं से आया कैलोरीमीटर। उसके बाद एनीमोमीटर जो होता है विंड का स्पीड को मेज़र करता है। ठीक है, विंड का स्पीड को मेज़र करता है एनीमोमीटर। अगला सुनिएगा, व्हाट इज़ यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज। तो स्टोरेज बैटरीज में किसका यूज़ किया जाता है? कॉपर, टिन, लेड या जिंक? तो इसका आंसर हो जाएगा लीड। लीड का यूज़ किया जाता है ना, बैटरी स्टोरेज में। उसके बाद विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू। इनमें से कौन सा रिवर है जो अमरकंटक प्लेटू से निकलता है? नर्मदा रिवर, सोन रिवर, बेतवा रिवर या गोदावरी रिवर? ठीक, हो गया होगा, आपने कर लिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा एंड सोन, दोनों ही होगा। ठीक है, दोनों ही अमरकंटक से निकलता है, तो इसलिए ये यहाँ पे ऑप्शन जो होगा दोनों ही होगा। ठीक है, तो याद रखना है अमरकंटक प्लेटू से नर्मदा और रिवर और सोन रिवर दोनों ही निकलता है। थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद। थॉमस कप किससे रिलेटेड है? बिलियार्ड से, टेबल टेनिस से, लॉन टेनिस से या बैडमिंटन से? ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैडमिंटन से। थॉमस कप का एसोसिएशन कहाँ से है? बैडमिंटन से है। और बात करें, और बहुत सारे कप हैं जो उनको हम लोग को पढ़ना चाहिए बैडमिंटन से रिलेटेड, ठीक है। क्या क्या, जैसे कि है थॉमस कप बोले तो ये मेंस का वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कप है, ठीक है। और उबेर की बात करें तो वुमेंस का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है उस कप को बोलते हैं उबेर कप, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग है, मेंस के लिए थॉमस कप है और वुमेंस के लिए उबेर कप है। उसके बाद सुधीर कप है, ठीक है। ये मिक्स होता है, मिक्स टीम चैंपियनशिप, ठीक है। कुछ और भी जान लीजिए, जैसे योनेक्स कप होता है, ठीक है। योनेक्स तो एक ब्रांड का भी नाम है, ठीक है, उससे वो बैडमिंटन का ही है तो आसानी से याद रहेगा। उसके बाद नारंग कप है, उसके बाद अमृत दीवान कप है, अग्रवाल कप है, एशिया कप बैडमिंटन का है, ठीक है। तो ये कुछ नाम है जो आपको ये भी याद रखने हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रोट ए फेमस ट्रीटाइज ऑन संस्कृत ग्रामर, ठीक है। तो बोला गया कि इनमें से कौन से थे जो संस्कृत ग्रामर पे ट्रीटीज लिखे थे, फेमस ट्रीटीज लिखे थे। पनानी है, पनानी है, पतंजलि है, चाणक्य है या सौराष्ट्र है? सॉरी, ये श्रुतता है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में गलत हुई होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। पाणिनि है, पतंजलि है, चाणक्य है या सुश्रुता है, ठीक है। क्या होंगे? तो संस्कृत ग्रामर के जो फेमस वो थे पाणिनि, ठीक है। इन्हीं को ही क्या बोलता है? फाउंडर ऑफ संस्कृत ग्रामर, ठीक है। पाणिनि जी को ही बोला जाता है फाउंडर ऑफ संस्कृत ग्रामर। और इन्होंने एक बुक लिखी थी अष्टधाई, ठीक है, जो कि किस पे बेस्ड था? संस्कृत ग्रामर पे बेस्ड था। और इसमें 8 चैप्टर्स थे। तो ये भी पूछा जा सकता है अष्टधाई किसके द्वारा लिखा गया था? तो पाणिनि। किससे रिलेटेड, किस चीज़ से रिलेटेड? तो संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड है, ठीक है। फाउंडर ऑफ संस्कृत ग्रामर पाणिनि जी को ही बोलते हैं। अगला सुनिए, द इंडियन नेशनल कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन साका इरा। हम लोग का जो नेशनल कैलेंडर है अभी का, वो साका इरा पे बेस्ड है। तो बताइए कि टू कन्वर्ट ए डेट इन द जॉर्जियन कैलेंडर टू साका कैलेंडर हाउ मेनी ईयर्स टू बी एडेड? 0, 54, 27। ओ सॉरी, इसी में आंसर आ गया क्या? ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अब तो हम लोग को बोला गया है, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, क्या बोला है कि अगर हम लोग को जो फॉलो करते हैं वो सागा कैलेंडर को फॉलो करते हैं। अगर हम लोग को कन्वर्ट करना है जॉर्जियन कैलेंडर को साका कैलेंडर में, तो हम लोग को कितना साल ऐड करना पड़ेगा? तो ये हो जाएगा 78 साल ऐड करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि साका इरा जो बिगन हुआ था वो 78 CE में बिगन हुआ था। तो जॉर्जियन कैलेंडर जो है इट लेक्स 78 ईयर्स बिहाइंड द जॉर्जियन कैलेंडर। तो साका इरा जो है जॉर्जियन कैलेंडर से 78 साल पीछे, ठीक है। इसलिए अगर हम लोग को किसी डेट को जॉर्जियन कैलेंडर में बताना होगा साका कैलेंडर में, तो हम लोग को 78 साल ऐड करना होगा। इन MS Excel a numeric value can be treated as a label if it is precedes with। बोला गया है कि इनमें से कौन सा है जो कि न्यूमेरिक वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर इसको लेबल कर दे तो इसको प्रीसीड करते हैं क्या से? एपोस्ट्रोफ से या एंड से, हैश से, एक्सक्लेमेशन से। एक्सक्लेमेशन का साइन गलत हो गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एपोस्ट्रोफ एस, ठीक है। ये इससे ये चीज़ बतलाता है कि कोई एक्सेल में कोई नंबर है भी या नहीं है, ठीक है। इसका काम यही है। आगे सुनिए, नेविक जो है ये क्या है? मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, GPS सिस्टम है, यूवेक सिस्टम है या फिर सबमरीन सिस्टम है? तो इसका आंसर हो जाएगा GPS सिस्टम है। नेविक का मतलब ये होता है कि नेविक का मतलब नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। इसका एक और नाम है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। हो सकता है ये वाला फुल फॉर्म पूछ ले, तो याद रखिएगा इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। ये जो नेविक है ये ग्रुप ऑफ 7 सैटेलाइट्स है, ठीक है, जो क्या करता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि GPS को बतलाता है। हु एमंग द फॉलोइंग ट्रांसफर इंडियाज़ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? तो बोला गया कि इनमें से कौन से थे जिन्होंने हम लोग का जो कैपिटल हुआ करता था कलकत्ता से दिल्ली को ट्रांसफ़र कर दिया था कैपिटल को? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, ठीक है।
आंसर में पहुंचने से पहले मैं लॉर्ड कर्जन के बारे में बता दूं कि लॉर्ड कर्जन 1905 में क्या किया था कि वो बंगाल को डिवाइड किया था 1905 को, ठीक है। लॉर्ड कर्जन था उस टाइम। लेकिन कैपिटल के ट्रांसफ़र की बात करें तो उस टाइम लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल है 1910 से लेकर के 1916, ठीक है। इन्होंने ही 1911 में कलकत्ता कैपिटल कलकत्ता को दिल्ली बना दिया था, मैंने दिल्ली शिफ्ट कर दिया था कैपिटल को। लेकिन हुआ एक्चुअल में कब था, 1912 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इन्होंने रेलवे इंडिया में रेलवे लेकर के आया, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लेब्स लेकर के आया, ठीक है। और इनका राज कब था, 1848 से लेकर 1856। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कि डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक है, क्या क्या लेकर के आया, क्या क्या रिफॉर्म लेकर के आया, जैसे रेलवे लेकर के आया, डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स लेकर के आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द सॉइल ऑफ विच रीजन वर फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक बेसाल्ट। तो बोला गया है कि वॉल्केनिक रॉक बेसाल्ट जो है, ठीक है, इसका वेदरिंग होने की वजह से एक सॉइल बना। कौन सा सॉइल की बात कर रहा है, ठीक है, या कौन सा रीजन बना, बताइए, ठीक है। वॉल्केनिक रॉक बेसाल्ट का वेदरिंग होने की वजह से एक नया रीजन बना है, उस रीजन का नाम बताइए, ठीक है। थार डिजर्ट, वेस्टर्न घाट या डेक्कन प्लेटू या हिमालयन रीजन, इनमें से कौन सा रीजन बना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू जो बना है वो एक्चुअली में वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक बेसाल्ट है, यानी कि ब्लैक सॉइल, ठीक है। रॉक बेसाल्टिक रॉक से ही, बेसाल्टिक रॉक का ही वेदरिंग होकर के क्या सॉइल बना, ब्लैक सॉइल बना, जो कि डेक्कन प्लेटू हमारा है, ठीक है। डेक्कन प्लेटू या फिर ब्लैक सॉइल को और एक नाम से जानते हैं हम लोग, रेगुर सॉइल को, ठीक है। और इस यहाँ पे खेती बाड़ी किसकी होती है, कॉटन की खेती अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ ज़्यादा होता है ब्लैक सॉइल में, तो आयरन ज़्यादा होता है, लाइम ज़्यादा होता है, पोटेशियम, और इसमें मॉइस्चर को रिटेन करने की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर को रिटेन। ये सारा क्वेश्चंस आता है आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बेसाल्टिक रॉक का जो वेदरिंग हुआ उससे एक नया रीजन बना, वो कौन सा है, वो हो जाएगा डेक्कन। डेक्कन का सॉइल कैसा है, तो ब्लैक सॉइल है, रेगुर सॉइल है उसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर को रिटेन करने की एबिलिटी है। Eating unwashed vegetable like cabbage may result in infection by a worm which can affect the brain and cause seizures. Which worm is it? तो बोला क्या कि अगर वेजिटेबल्स को हम लोग बिना धोए अगर खाते हैं, ठीक है, तो उससे हमको एक वर्म पकड़ लेता है, ठीक है। इनमें से कौन सा वर्म है, राउंड वर्म है, टेप वर्म है, हुक वर्म है या पिन वर्म है, जो हमारे ब्रेन को डैमेज करता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया है कि कैबेज अगर बिना धोए खाएंगे तो ऐसे तरह का होगा, तो हम लोग को किस तरह का पकड़ता है, तो ये हो जाएगा आंसर टेपवर्म, ठीक है। अगला सुनिएगा, द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विथ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड इज कॉल्ड। तो बोला गया कि एमएस वर्ड में अगर आप कंबाइन करना चाहते हैं नेम और एड्रेस के साथ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट भी अगर कंबाइन करना चाहते हैं तो उसको क्या बोला जाता है। तो इसका आंसर बोलिए आप, टेम्पलेट होगा, मेल मर्ज होगा, फॉर्मेटिंग होगा या फॉर्म लेटर होगा। तो इसको बोलते हैं मेल मर्ज, ठीक है। जब आप स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या करना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं, तो उसको मेल मर्ज बोलते हैं, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, उसको कस्टमाइज़ करके आप कंबाइन करना चाहते हैं नेम और एड्रेस के साथ, तो उसको मेल मर्ज बोलते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा का मेंबर होने के लिए कम से कम कितना एज चाहिए, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स या 35 ईयर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें गलत हो गया है, ठीक है, ये 25 होगा, 25 ईयर्स। लोकसभा के लिए कम से कम कितना साल, लोकसभा का मेंबर होने के लिए कम से कम आपको 25 ईयर्स होना ही चाहिए, ठीक है। और मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि राज्यसभा का मेंबर होने के लिए कितना एज चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। द टाइटल ऑफ विक्रम आदित्य वाज एज्यूम्ड बाय। तो बोला गया कि विक्रम आदित्य का टाइटल किसके द्वारा लिया गया था, अशोका, बिंदुसारा, चंद्रगुप्त टू या समुद्रगुप्त, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त टू, ठीक है। आंसर मार्क किया हुआ है, इसमें मार्क हो गया था गलती से। तो सुनिएगा, जो बाकी लोग थे जैसे समुद्रगुप्ता थे, ठीक है,
समुद्रगुप्ता थे या चंद्रगुप्ता वन थे, इन्होंने अलग टाइटल लिया था। इन लोगों ने लिया था महाराजा धीराजा। ठीक है, विक्रमादित्य का टाइटल चंद्रगुप्ता टू ने लिया था, समुद्रगुप्ता ने महाराजा धीराजा, और चंद्रगुप्ता वन भी महाराजा धीराजा का ही टाइटल लिए थे। ठीक है, तो याद रखना है इसको। अगला, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट? इलेक्शन कमिश्नर के जो चीफ होते हैं, इलेक्शन कमीशन के चीफ, उनको कौन अपॉइंट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही क्या करता है? अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। अगला, फॉर कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड जमनालाल बजाज अवार्ड गिवन। तो बोला गया कि जमनालाल अवार्ड जो दिया जाता है वो किस फील्ड में दिया जाता है? साइंस, पॉलिटिक्स, लिटरेचर या स्पोर्ट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा साइंस के फील्ड में दिया जाता है जमनालाल बजाज अवार्ड। इन विच स्टेट इज डोल जात्रा योशंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो आपको याद रखना है योशंग फेस्टिवल यानी डोल जात्रा जो है ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? मणिपुर, महाराष्ट्र, झारखंड या गोवा? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। तो डोल जात्रा जो है या योशंग जो है ये होली की तरह ही है। ठीक है, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। ठीक है, तो जिसमें ये दिखाया जाता है, क्या बोलते हैं, ऑनर किया जाता है किसको? किसके लव को? राधा और कृष्ण के। ठीक है, तो डांस वगैरह, कलर में म्यूज़िक वगैरह ये किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, होली के तरह ही है। ठीक है, मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है दोलजारा और यसंग। ठीक है, रंग लेकर खेला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ द कंपेरेटिवली लॉन्गर इंटेस्टाइन। तो इनमें से बोला गया कि किसका जो है वो लॉन्गर इंटेस्टाइन है? फॉक्स, टाइगर, डॉग या फिर रैबिट? तो ऑप्शंस पे आप अगर फोकस कीजिएगा तो इसका आंसर पहुंच पाइएगा। फॉक्स है, टाइगर है, डॉग है, रैबिट है। ठीक है, तो ये सारी जो है या तो कार्निवोर्स हैं या ओमनिवोर्स हैं, लेकिन रैबिट जो है वो क्या है? हार्वीवोर्स है। तो हार्वीवोर्स जो होते हैं, ठीक है, उनका इंटेस्टाइन जो होता है वो थोड़ा सा लार्ज होता है। क्यों? क्योंकि जो हर्ब्स होते हैं, ठीक है, हर्ब्स में क्या होता है कि सेल्यूलोज होता है, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, सेल्यूलोज का जो ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी डाइजेस्ट भी नहीं होता है। तो इसलिए इनका जो है रेबिट्स वगैरह या हार्वीवोर्स जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, उनका जो है इंटेस्टाइन जो होता है वो बड़ा होता है कंपेरेटिवली। ठीक है, ताकि वो उसका सरफेस एरिया बढ़ सके और वो एब्जॉर्ब कर सके फूड को। ठीक है, तो याद रखना है कि हर्ब्स में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है डाइजेस्ट करने के लिए। तो उसके लिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है? लार्जर इंटेस्टाइन होता है, ताकि सरफेस एरिया उसका बढ़ सके और फूड एब्जॉर्ब हो सके। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 1.4 बिलियन, 1.21 बिलियन, 1.5 बिलियन या 1.11 बिलियन? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.21 बिलियन। ठीक है, 1.2 बिलियन। अभी बताइएगा अभी के हिसाब से कितना पॉपुलेशन है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। अब बात करें उसी टाइम के 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी जो हमारा था वो कितना था? तो 382 पर स्क्वायर, मैंने 1 किलोमीटर स्क्वायर पे 382 लोग। ठीक है, सेक्स रेशियो की बात करें 940 फीमेल पे 1000 मर्द मेल्स। लिटरेसी रेट की बात करें तो 74% था। ठीक है, ये सारा डेटा 2011 का है। विच सेलिब्रिटी इज़ द बुक ऑफ एन अनसुइटेबल बॉय। तो ये बुक की बात कर रहा है कि अनसुइटेबल बॉय जो है, अनसुइटेबल बॉय, ये किसके द्वारा लिखा गया था? शत्रुघ्न सिन्हा, शाहरुख खान, करण जौहर या खुशवंत सिंह? ठीक है, तो ये लिखा गया था करण जौहर के द्वारा, एन अनसुइटेबल बॉय। अगला सुनिएगा, एक्सपांशन ऑफ आईफा। आईफा का एक्सपांशन माने आईफा का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, इंडो इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। ठीक है, तो सुने भी होंगे आईफा अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी।
ए एंड फ्लेम इज़ प्रोड्यूस व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज़ सफिशिएंट। तो बोला गया कि अगर ऑक्सीजन का सप्लाई अगर प्रॉपर हो रहा है तो फ्लेम किस तरह का होगा, रेड होगा, ऑरेंज होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा। ठीक है, हम लोग कोई भी चीज़ जलाते हैं, जलाने के बाद देखिए कभी येलो कलर निकलता है, कभी ग्रीन कलर निकलता है, कभी ब्लू कलर निकलता है, कभी रेड निकलता है। तो इसका कारण क्या है? ठीक है, तो ऑक्सीजन का अगर सप्लाई प्रॉपर हो रहा है तो उसका कलर क्या होगा, उसका कलर हो जाता है ब्लू। ठीक है, वो जो जल रहा होता है फ्लेम, उसका कलर होता है ब्लू। लेकिन अगर प्रॉपर नहीं जल रहा होता है, ठीक है, अगर प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा होता है तो उसका कलर हो जाता है येलो या फिर रेड। ठीक है, येलो रेड हो जाता है अगर प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है तो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लू। ठीक है, ब्लू फ्लेम जलता है जब प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा होता है। इंडिया विंस फ्रीडम इज़ द बायोग्राफी ऑफ। इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से किसका है? तो इंडिया विंस फ्रीडम जो लिखा गया था वो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर जो थे अबुल कलाम आज़ाद, उनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो याद रखना है अबुल कलाम आज़ाद हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। उसके बाद उनका जो बर्थडे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है किस डे के तौर पे? नेशनल एजुकेशन डे इन इंडिया। ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे के तौर पे भी मनाया जाता है। कब? 11 नवंबर को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा सही है ना? इंडिया का न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम जो है, सिक्योरिटी स्कीम उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी स्कीम जो कि लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था, वो 2023 1 जनवरी को लॉन्च किया गया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट किया है कि फूड ग्रेन जो है वो 80 करोड़ से ज़्यादा बेनिफिशरीज तक पहुंचाया जाए। ठीक है, फ्रॉम टाइम दिस फूड ग्रेन सप्लाई प्रोग्राम वॉज बाउट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो बोला गया कि ये जो लाया गया है ये कौन सा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी ओनली, यानी डी नंबर। ठीक है, ये जो फूड इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम जो लाया गया था ये 2023 में 1 जनवरी को, ये किसकी बात कर रहा है? PM GKAY। ठीक है, ये लाया गया था। और ये वाला भी ऑप्शन सही है कि 80 करोड़ से ज़्यादा बेनिफिशरीज तक फूड ग्रेन का ये किया गया था। ठीक है, कि उनको सप्लाई किया जाए। उसके बाद ये जो PM GKY जो है ये किसके द्वारा ये किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा नहीं, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन। होप सो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप 4th वाला पार्ट भी देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।